हाँ मित्रों नमस्कार, मैं अजय कुमार श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूँ परीक्षा मंथन के YouTube के आधिकारिक चैनल पर। अब इस टॉपिक में हम इस एग्रीकल्चर के सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कृषि वित्त की, एग्रीकल्चर फिनेंस की। किसान खेती करने के लिए, बीज सिंचाई के लिए, अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए, नए ट्रैक्टर खरीदने के लिए, खेती में सुधार के लिए किन किन संस्थाओं से ऋण लेता है। चूँकि इसके पहले के वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि ब्रिटिश पीरियड में या आज भी गैर संस्थागत जो दलाल हैं, जैसे गांव में महाजन हैं, बनिया हैं, इनके पास जो किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं है, जाता है और गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है। किस तरह? क्योंकि वो काफ़ी ऊंची ब्याज दरों पे किसानों को ऋण देते हैं और किसान उस ब्याज को चुकाने के लिए फिर ऋण लेता है और धीरे धीरे वो ऋण जाल में फंस जाता है। ऋण जाल मतलब ऋण जाल, डेब्ट ट्रैप। पहले इस शब्द का अर्थ समझिए क्या होता है। ऋण जाल का अर्थ हुआ कि किसान उधार लिया प्राइवेट बनिया महाजनों से जो गैर संस्थागत स्रोत हैं, और उस ब्याज को चुकाने के लिए फिर वो ऋण ले रहा है। यानी वो एक ऋण के दलदल में फंस गया जो कभी नहीं निकल पाएगा। और धीरे धीरे महाजन, बनिया, बैंकर्स, प्राइवेट जो बैंकर्स हैं, ये लोग करते क्या है, उसकी पूरी खेत को हड़प लेते हैं। उसी को ऋण जाल बोलते हैं। तो सबसे पहले कृषक की जो आवश्यकताएं हैं उसकी हम बात कर लें कि किसान किन किन कार्यों के लिए, जैसे इनके जो ऋण होते हैं वो मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा जाता है। अल्पकालीन ऋण, दूसरा मध्यमकालीन ऋण और तीसरा दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण ये मान के चलिए कि जैसे बीज खरीदना हो, कुछ सिंचाई की व्यवस्था करना हो, खाद खरीदना हो, यानी 15 महीने तक, 15 महीने से कम समय का जो ऋण होता है सामान्य तौर पर उसको अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। शॉर्ट टर्म लोन। मिडिल टर्म लोन क्या है? मिडिल टर्म यह 15 महीने से 5 वर्ष तक का। भाई किसानों के अपने व्यक्तिगत भी खर्चे होते हैं, घर में शादी पड़ी है, बेटी की शादी करनी है, उधार लेना, उसके लिए भी बिना उधार लिए तो काम करेगा नहीं। और तीसरा जो होता है वो 5 ईयर से एबव, 5 वर्ष से ऊपर। जैसे ट्रैक्टर खरीदना हो, नई खेत खरीदना हो, कोई अस्थाई सुधार कराना हो खेतों पे, सबके लिए बहुत पैसा लगता है, उसके लिए लेता है ये। तो ये ऋण हो गए। अब वो कौन कौन से वो स्रोत हैं, कहाँ जाता है वो ऋण लेने के लिए, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फर्स्ट, गैर संस्थागत ऋण स्रोत। नॉन इंस्टीट्यूशनल
सोर्सेस, इसमें क्या आएगा? महाजन, बनिया, जमींदार, प्राइवेट बैंकर, तमाम ये सब चीजें। चूंकि किसान पढ़ा लिखा होता नहीं है, इसलिए अधिक से अधिक इन लोगों के पास ही जाता है और मैंने बताया कि ऋण जाल में फंस जाता है। वर्तमान में सरकार इस चीज़ को डिनाउंस कर रही है, हतोत्साहित कर रही है, ताकि किसानों का खाता बैंक में खुले और वो रेगुलराइज बैंक में जाए, नेशनलाइज बैंक में जाए, ताकि उनका शोषण ना हो सके, वो गरीबी के दुष्चक्र में ना फंसे। और दूसरा, संस्थागत स्रोत, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। इसमें क्या आता है? इसमें आता है सहकारी समितियां, जिसकी इंग्लिश होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दूसरा, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स, जैसे पीएनबी है, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, दीज आर कमर्शियल बैंक्स। ये सब खेती के लिए देती है किसानों को लोन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सब भी है। रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी जिसको बोलते हैं, ये सब बता देती। अब सरकार की मंशा ये है कि कम से कम किसान गैर संस्थागत स्रोतों के पास जाए। इसके अलावा संस्थागत स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है जिसका नाम सबसे पहले होना चाहिए, वो है नाबार्ड। NABARD। इसको मिटा देते हैं पहले। नाबार्ड के बारे में जान लें आप। इसका फुल नेम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। एक अर्थशास्त्री थे शिवरमन। तो शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे भारत सरकार ने नाबार्ड स्थापित किया था। इसका हेडक्वार्टर बंबई में है और इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, स्वयं सहायता समूह बनाकर किसानों की मदद करना, जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। और दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। किसान क्रेडिट कार्ड, इसको पहले समझ जाइए। पहले हम इसकी बात करें, ये होता क्या है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप का अर्थ होता है कि कुछ किसानों का एक संघ बना लिया गया, 10-20 किसान मिलकर अपना एक समूह बना लिए और किसी नेशनलाइज्ड बैंक में उनका खाता खुल गया। और छोटे छोटे काम जैसे मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है, इसमें बहुत ज़्यादा बजट नहीं आती, और वो बैंक क्या करता है, उदार ऋण देता है, सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन का अर्थ होता है जिस पे ब्याज की दर बहुत ही कम हो और जिसके भुगतान काफ़ी लंबे समय में किया जा सके। तो इससे किसान बड़ा अपने आप को सुविधाजनक महसूस करता है। तो एक ग्रुप बन गया। जैसे अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की शुरुआत एसएसजी से हुई थी गुजरात में, और आज इनका कारोबार अरबों खरबों में पहुंच गया। इसी तरह प्रतापगढ़ में आंवले का कारोबार एसएसजी बना के चल रहा है, बुंदेलखंड एरिया में चल रहा, विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है एसएसजी बना के। नाबार्ड इसके लिए देती है फंड, वित्त पोषित करती है नाबार्ड भी। इसी तरह केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998-99 में हुई थी। इसके तहत क्या होता है, जो क्रेडिट ऋण देना किसानों को, ये व्यापारिक बैंकें और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोनों करते हैं, किसानों को देते हैं। इसके अलावा नाबार्ड एक और कार्य करता है, उसका नाम है RIDF। चूंकि नाबार्ड का फुल नेम है रूरल डेवलपमेंट भी इसमें आता है, ग्रामीण विकास, तो RIDF का अर्थ होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF। इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ मैंने इसके पहले एक लेक्चर बताया था, सड़क, ऊर्जा, परिवहन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बिना, ये नींव है, आधारभूत ढांचा, इसके बिना विकास हो ही नहीं सकता है। तो ग्रामीण आधारभूत ढांचा को विकास के लिए ये फंड देता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और मैंने इसके पहले चर्चा किया था, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो सहकारी समितियों का अर्थ मुख्य रूप से ये मान के चलिए कि पूरे भारत में इनका है ढांचा, कहीं 2 स्तरीय है, कहीं 3 स्तरीय है। सबसे पहले है प्राथमिक सहकारी समितियां, प्राथमिक सहकारी समितियां जिसको बोलते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दूसरा, जिला स्तर पर ये होती हैं ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर होती है केंद्रीय सहकारी बैंक या समितियां, केंद्रीय सहकारी समितियां, और राज्य स्तर पर होती हैं राज्य सहकारी समितियां। इसमें प्रश्न जो आते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से एपेक्स कौन है, शीर्ष संस्था कौन है। दे देगा, पहला केंद्रीय सहकारी बैंक या सहकारी समितियां, दूसरा राज्य सहकारी समितियां, राज्य सहकारी बैंक, तीसरा प्राथमिक साख समितियां, चौथा नन। इसका जवाब होगा राज्य स्तर की राज्य सहकारी बैंक। ज़्यादातर छात्र इस प्रश्न का गलत जवाब दे देंगे केंद्रीय सहकारी समिति आकर के, जो जिले स्तर पर है। तो इस पे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। केंद्रीय सहकारी समितियां या केंद्रीय सहकारी बैंक जिले स्तर पर है, राज्य सहकारी बैंक उससे बड़ा है। और वर्तमान में इस सरकार ने RBI के रूल रेगुलेशन में इन बैंकों
को भी लाने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी कुछ कानून नियमावली बन गई है, बन रहे हैं, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ प्रश्न की हम चर्चा कर लें और इससे संबंधित और प्रश्न है, जैसे हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? पहला, कमर्शियल बैंक। दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक। तीसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चौथा, भूमि विकास बैंक। इसमें सबसे इसका जो जवाब है वो कमर्शियल बैंक है, क्योंकि आज वर्तमान में जो भी ऋण दिए जा रहे हैं उसका लगभग 68% कमर्शियल बैंक के द्वारा ऋण दिए जा रहे हैं किसानों को। कमर्शियल बैंक मतलब जैसे पीएनबी है, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, ये सब है कमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है। और सेकंड पर है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, लगभग 18% सहकारी बैंक। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लगभग 14% है जो किसानों को ऋण दे रहा है। ऐसे ये और कोई प्रश्न है पूछे जा सकते हैं कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? Which is not source of agriculture finance in India? फर्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। सेकंड, कमर्शियल बैंक्स। थर्ड, आरआरबी, रूरल रीजनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चौथा, नन ऑफ दिस। तो कहने का अर्थ है कि स्रोत तीनों हैं, इसका जवाब होगा चौथा, नन ऑफ दिस, कोई नहीं। इसी प्रकार मैंने इसके पहले के लेक्चर में मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, उस पर भी आधारित एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था बारे में कि मिश्रित व्यवस्था, द मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इस पे क्या प्रश्न बनता है उसको देखिए। प्रश्न है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? पहला, व्यक्ति। दूसरा, राज्य। तीसरा, व्यक्ति और राज्य दोनों। चौथा, कोई नहीं। इसका जवाब है व्यक्ति और राज्य दोनों, क्योंकि निजी क्षेत्र जहां व्यक्तिगत हितों की रक्षा करेगा, प्राइवेट ओनर, व्यक्तिगत रूप से कोई उद्योगपति के हाथ में होता है उसका ओनरशिप निजी क्षेत्र का, लेकिन पब्लिक सेक्टर राज्य के द्वारा नियंत्रित होता है, सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो भारतीय मॉडल यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो व्यक्ति और राज्य दोनों को रेगुलेट करता है। अब जो ज्यादा महत्वपूर्ण एक टॉपिक आता है उर्वरकों के बारे में, फर्टिलाइजर्स। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स में सामान्य तौर पे हम एनपीके को जानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक को, लेकिन हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे हरित क्रांति के दौरान इसका अधिक से अधिक प्रयोग करने पे मेरी ज़मीन बंजर हो गई और अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करने लगे हैं। तो भारत में सबसे अधिक जो प्रयोग होता है एनपीके में वो नाइट्रोजनी उर्वरक का होता है। फास्फोरस का भी होता है, लेकिन पोटासी उर्वरक और नाइट्रोजनी उर्वरक के क्षेत्र में भारत काफ़ी कुछ आत्मनिर्भर है।
फास्फोरस उर्वरक के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ निर्भरता प्राप्त किया है, लेकिन पोटासी जो उर्वरक है इस पे पूर्णतः आयात पे निर्भर है। और अब सरकार नीम लेपित यूरिया की बात करने लगी है। अब वो चाह रही है कि नीम लेपित यूरिया का प्रयोग हो, और दूसरी तरफ भूमि की उर्वरता की स्थिति को देखते हुए सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करने लगी है। और इसमें हम देख सकते हैं सिक्किम ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट घोषित हो गया है, जहाँ पे वर्मी कल्चर, गाय के गोबर, गोमूत्र के द्वारा खेती की जा रही है, और जिसके रिस्पांस भी काफ़ी अच्छे हैं। और वहाँ पे यूरिया एकदम प्रतिबंधित है। कोई यूरिया बेचते हुए अगर पकड़ा जाएगा तो उसको कानूनी सज़ा हो जाएगी। तो इससे संबंधित भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और वर्तमान में सरकार ये कोशिश कर रही है इस बजट में कि यूरिया के दाम को बढ़ा दिए जाए ताकि इसकी मांग कम हो, इसका उपभोग कम हो, ताकि किसान अधिक से अधिक इसका उपयोग न करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ें। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब एजोला, गोबर की खाद, केचुआ पालन, ये सब चीज़ें। अब इसके बाद का जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा हरित क्रांति से संबंधित, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, कैसे आया, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों क्रांति की, इसके मेरिट डिमेरिट क्या रहे, और कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से हम एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते गए। और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घ लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर में भी, ऑब्जेक्टिव में भी। तो इसकी चर्चा भी हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक जो भी मेरे हैं इस पर आप लोग अपना कमेंट जरूर भेजिएगा, और इस पर आधारित हम प्रश्न भी आप लोग को हम सॉल्व कराएंगे।